एग्जाम में रह गए हैं 60 दिन। समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ें क्या छोड़ें, सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा या नहीं, और पता नहीं चल रहा क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है और क्या चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप इन सब सवालों के साथ जूझ रहे हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। पिछले 15 साइकिल का मैंने एनालिसिस करके निचोड़ जो है वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो बात करते हैं कि लास्ट 5 साइकिल से हमें क्या चीज़ें देखने को मिल रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 यूनिट्स हैं टोटल हमारे सिलेबस में, और उनमें से कौन से सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यूनिट्स जो हैं बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स है यूनिट 1 पॉलिटिकल थ्योरी, यूनिट 2 पॉलिटिकल थॉट, फिर इंटरनेशनल रिलेशन यूनिट 5 एंड यूनिट 7 है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, बट इसके साथ ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए, कुछ और अदर यूनिट्स है जो माइनर है लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट का यूनिट 3, यूनिट 4 कंपैरेटिव, यूनिट 6 इंडिया फॉरेन पॉलिसी, यूनिट 9 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और यूनिट 10 गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, ये भी है। और मोस्ट निगलेक्टेड यूनिट जो एनटीए की तरफ से रहा है वो है हमारा यूनिट 8 पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। अब 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक है जो स्कोरिंग की तरफ भाग जाते हैं एकदम से क्योंकि उन्हें समंदर एकदम से चाहिए, और दूसरे होते हैं जो बूंद बूंद से समंदर बनाना जानते हैं। तो जो बूंद बूंद से समंदर बनाना जानते हैं वो जो मेजर इंपॉर्टेंट यूनिट है, पीछे हम देख कर आए हैं 4, उनको तो कवर करने ही वाले हैं, वो माइनर को भी साथ ही लेकर चलने वाले हैं, उनको छोड़ेंगे नहीं। तो आप देखिए आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हो, क्या आपको बूंद बूंद से समंदर बनाना आता है या फिर बने बनाए समंदर में छलांग लगाने का ही मजा आता है। आप देखिए क्या करना है, ये फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि लास्ट 15 साइकिल से ट्रेंड क्या चल रहे हैं, यूनिट 1 में क्या ट्रेंड चल रहे हैं उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। जो हमने टॉपिक वाइज एनालिसिस किया हमें समझ आता है जस्टिस, राइट्स, डेमोक्रेसी जो है इस पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और वहीं जब बात करें कि पॉलिटिकल ट्रेडिशंस में से, आइडियोलॉजीज में से क्या आ रहा है, तो उसमें से फेमिनिज्म, इकोलॉजिज्म सबसे ज़्यादा आ रहा है, उसके साथ लिबरलिज्म आ रहा है, तो ये आ रहा है। अब इसकी सेंस और समझ देखिए, थोड़ा लॉजिकल तर्क से मैं बात करूँगा कि कभी कभी ऐसा होगा कि जो क्वेश्चन आपको लग रहा है सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, तो फिर एक साइकिल ऐसा भी आएगा, ऐसा एग्जाम होगा डेमोक्रेसी का, उसमें एक क्वेश्चन भी नहीं है, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर 15 साइकिल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है उस टॉपिक में से बन रहे हैं तो वो अगली बार भी वही टॉपिक पूछ लेगा, नहीं। वो आप साइकिल देखेंगे आराम से एनालिसिस करके आपको पता चलेगा वो टॉपिक जो सबसे ज़्यादा नंबर वाला है वो कुछ ऐसे साइकिल्स थे जिसमें कभी पूछा भी नहीं गया, तो वो भी एक चीज़ है। लेकिन ये ट्रेंड ये कह रहे हैं, ट्रेंड को हमने देखना है, और यूनिट 2 के ट्रेंड को अगर एनालिसिस करें सारा क्या चल रहा है तो उससे हमारा जो कंक्लूजन है वो ये निकलता है। प्लेटो पे क्वेश्चन ज़्यादा आता है और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थिंकर पर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो हो गया, कार्ल मार्क्स हो गया, उसके ज़्यादा आते हैं, जॉन रॉल्स के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। सिमिलरली यूनिट 3 की अगर बात करें, उसका एक एनालिसिस करके देखें तो उसमें से क्या निकल कर आता है, उसमें से आता है कौटिल्य के क्वेश्चन जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर, MK गांधी जी के तो इतने क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, और उसके साथ श्री अरबिंदो है। गांधी जी के साथ जो कॉम्पीट कर रहे हैं टक्कर में वो है अंबेडकर के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, BR अम्बेडकर जी के और जयप्रकाश नारायण जी के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन इंडियन पॉलिटिकल थॉट में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, रिपीटेटिवली पूछे जा रहे हैं, यहाँ से समझ आता है। अगर यूनिट 4 का एनालिसिस करें ना, तो यूनिट 4 भी जो है इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग यूनिट नहीं रहा है कि हर बार आए इसके क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन कम हो गए हैं। तो इसलिए आप देखेंगे ना, ये वाला पार्ट जो सिलेबस का आधा 50% हिस्सा है, इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं। मतलब अगर 15 साइकिल के टोटल स्ट्रेंथ देखे जाएं तो इसमें से क्वेश्चन नहीं बन रहे। क्वेश्चन पता कहाँ से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में से, या सारे आ जाते हैं। इसमें USA का सिस्टम कभी कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है, इसको डिटेल में पूछा जा रहा है। और इसी के साथ एलीट थ्योरी, ये रूलिंग क्लास, पावर एलीट, डेमोक्रेटिक एलिटिज्म जो है एलीट थ्योरी का ही पार्ट है। ये सारे टॉपिक एलीट थ्योरी से क्वेश्चन बड़े बनते हैं, और साथ में बनते हैं पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम से, इलेक्टोरल सिस्टम भी इसके साथ ही आप जोड़कर ये तीनों क्लब करके समझ सकते हो। इसमें से क्वेश्चन जो है कंपैरेटिव के काफ़ी बनते हैं। कंपैरेटिव के अप्रोचेस से देखें जो हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसमें से क्वेश्चन जो है कम बन रहे हैं आजकल, जितना हमें समझ आया है पिछले साइकिल का एनालिसिस करते हुए। और वहीं अगर यूनिट 5 इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें, उसका एनालिसिस करें, तो उसमें से कुछ पेट टॉपिक्स है जो वो उठाता ही रहता है। अगर अप्रोचेस से बात करें तो आइडियलिज्म और नियो लिबरलिज्म के आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन आते रहते हैं। सिमिलरली रियलिज्म और नियो रियलिज्म, इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फिर सोशल कॉन्स्ट्रक्टिविज्म भी एक ऐसी थ्योरी है जिसमें से क्वेश्चन बन रहे हैं और पूछे जाते हैं। यूनाइटेड नेशन तो फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का। यूनाइटेड नेशन के जितने टॉपिक बनते हैं
वो सारे एक पार्ट में जो दे रखे हैं आपके सिलेबस में, वो सारे टॉपिक्स में से कोई ना कोई क्वेश्चन वो उठाता ही रहता है। चाहे वो पीस कीपिंग ऑपरेशन पे आजकल पहुंच गया है, ऐसे क्वेश्चन बनाने लगा है। अगर मेन क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है यूएन कब बना, वो पुराने क्वेश्चन होंगे, तो नई नई चीज़ें देखने के लिए वो अंदर और डीपर घुसता जा रहा है यूनाइटेड नेशन में। तो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन हो गया, उसका पीस एंड डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव हो गए, ये सारी चीज़ें जो है आपको कवर होनी चाहिए। बात करेंगे कैसे कवर करना, पहले हम ट्रेंड को समझ रहे हैं, ठीक है, और फिर इंटरनेशनल रिलेशन में क्लाइमेट चेंज तो भाई फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का। कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस में और किसी से क्वेश्चन आए ना आए, क्लाइमेट चेंज की कोई ना कोई ट्रीटी उठाकर, जहाँ कोई ना कोई एग्रीमेंट या कोई ना कोई सम्मेलन हुआ था, इवेंट हुआ था, जैसे कि अर्थ समिट हो गया, ऐसी चीज़ें वो पूछ ही लेता है। यूनिट 6 का एनालिसिस क्या कहता है? यूनिट 6 का एनालिसिस ट्रेंड की ये कहता है कि इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हो गया, इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी हो गया, ये पार्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसके साथ इंडिया रिलेशन विद मेजर पावर, यूएसए हो जाए, रशिया हो जाए, चाइना हो जाए, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। फिर इसमें एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है कि इंडिया रिलेशन विद नेबरहुड में ये वाले पॉलिसीज़ तो है ही है, लेकिन आपके सिलेबस में ना कहीं इंडिया और पाकिस्तान स्पेसिफिकली शामिल नहीं किया गया, लिखा नहीं गया है, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया रिलेशन विद नेबरहुड में ही वो उसको कवर कर रहा है, उसी हिसाब से ये क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर इंडियाज़ नेगोशिएशन स्ट्रेटजी जो है इंटरनेशनल रजीम के साथ, मतलब यूएन के साथ, डब्ल्यूटीओ के साथ, आईएमएफ या क्लाइमेट चेंज वाले पैनल के साथ क्या क्या करता आया है, ये भी एक पार्ट जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके साथ अगर हम बात करें यूनिट 7 के एनालिसिस में, उसके क्या ट्रेंड चल रहे हैं, उसमें ये चल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को लेकर क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो आपको इसका प्रोसीजर सारा समझ होना चाहिए, आर्टिकल 368 में क्या क्या कहा गया है, और इसके साथ आपको जितनी अब तक की अमेंडमेंट्स हो चुकी है उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स होती है वो आपने कवर करनी है। इसकी वीडियो भी चैनल पे पड़ी हुई है, वहाँ से भी देख सकते हो। यूनियन पार्लियामेंट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है, और जुडिशरी में से भी क्वेश्चन जो है काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो ग्रीन वाले बस आप देखते जाओ, फेडरलिज्म इन इंडिया वाले भी क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, सेंटर स्टेट के रिलेशन जो है उसको लेकर क्वेश्चन बनते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडी से क्वेश्चन आते रहते हैं, लेकिन इसका डिफिकल्ट पार्ट ये है कि कितनी सारी बॉडीज़ और उनकी एक अलग अलग इन्फॉर्मेशन है। तो इसके लिए आप इनकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, ये बॉडी कब बनी या किसी एक्ट से बनी, ये सारी चीज़ें हैं, और इसके मेंबर वगैरह की जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होती है, ये जस्ट बेसिक आपने लिखने होते हैं, और वो बेसिक पता है आधे पेज का होता है, वो ये लिख लो कहीं से, अपने शॉर्ट नोट्स बना लो और उससे प्रिपेयर कर लो, आपका कोई ना कोई क्वेश्चन जो है इससे भी निकल जाएगा। यूनिट 8 के अगर ट्रेंड की बात करें तो उसका क्या सीन चल रहा है, स्टेट इकोनॉमी और डेवलपमेंट जो है इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन इसलिए बनते हैं क्योंकि फेमस कमेंटेटर से क्वेश्चन जो आते हैं वो इसी पार्ट का हिस्सा होता है, तो इसलिए इससे बहुत ज़्यादा ओपनली क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत एक्सटेंसिव पार्ट है यूनिट 8 का। यूनिट 8 में सोशल मूवमेंट्स पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो वो सोशल मूवमेंट आपकी क्लियर होनी चाहिए, और एक पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो आइडियोलॉजिकल सोशल बेसिस है, ठीक है, उनका प्रोसेस हो गया कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के सिंबल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें कब बनी, उनके कोई फाउंडर हैं तो उनके नाम हो गए, ये बहुत पूछे जाते हैं। और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है उसका एक मेजर हिस्सा है जिससे क्वेश्चन जो है बन रहे हैं, इलेक्शंस को लेकर, इलेक्शन कमीशन को लेकर, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है पॉलिटिकल प्रोसेस में आ ही जाती है। यूनिट 9 के ट्रेंड की बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, यहाँ पर मीनिंग एंड एवोल्यूशन से क्वेश्चन हमें काफ़ी देखने को मिल रहे हैं, और हमें इसके साथ जो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, लेकिन मैं मानता हूँ यहाँ पर क्लासिकल थ्योरी जो वर्ड है वो लिखा नहीं हुआ है सिलेबस में। क्लासिकल थ्योरी जब हम लक्ष्मीकांत से पढ़ते हैं ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने क्लासिकल थ्योरी वर्ड यूज़ किया हुआ है, तो जिसमें हम जो है लूथर गुलिक हो गए, उर्बिक हो गए, उनको पढ़ते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। तो इसके साथ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी भी अगर क्लब कर लोगे तो आपका ये बहुत ही अच्छे से जो है ट्रेंडिंग वाले टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। लीडरशिप की थ्योरी होगी, मोटिवेशन वाले हो गए, ये क्वेश्चन बन रहे हैं। चेस्टर बर्नार्ड को पकड़ लेते हैं, मैरी पार्कर फॉलेट जो है उनसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये आपको कवर करना होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ट्रेंड को देखते हुए। यूनिट 10 की अगर बात करें तो यूनिट 10 से क्या पूछा जा रहा है, गुड गवर्नेंस पे पता नहीं उसका बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है, शायद उसको लग रहा है गवर्नेंस अच्छी हो ही नहीं रही है, इसलिए फ्यूचर एस्पिरेंट और स्टूडेंट्स को समझाना पड़ेगा एक्चुअली गुड गवर्नेंस होती क्या है। और फिर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में देखेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और अम्बड्समैन, लोकपाल, लोकायुक्त, ये सारा एक ही टॉपिक आप कंसिडर कर सकते हो। इसमें से बहुत क्वेश्चन जो है बन रहे हैं यूनिट 10 के लिए, तो यही टॉपिक है मेन जिनको आपने कवर करना है। बाकी कभी ना कभी किसी एक आधी पॉलिसी से एक आधा क्वेश्चन बन जाता है, वो सेंस नहीं बनती कि आप 20, 25, 30 पॉलिसी पढ़ के गए हो, 2-3 दिन लगा गए और एक ही क्वेश्चन उसमें से आया, जब कुछ आया भी नहीं है तो मर जाओगे भाई, ऐसे तैयारी नहीं करनी है लास्ट के दिनों में। ओके, नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए अब प्लान क्या है, हमने स्ट्रैटेजी बनानी है और कहाँ कहाँ पर हमने फोकस करना है।
शॉर्ट नोट्स बनाए अपने, बहुत बढ़िया, उससे रिवाइज करते जाओ। अगर कोई कोर्स ले रखा है, कोर्स मटेरियल हो गया, चाहे मेरा ले रखा है, तो उसको रेगुलरली पढ़ना है, अच्छे से ध्यान से कवर करना है। एमसीक्यूज़ जो है कंसिस्टेंटली उसको अटैम्प्ट करते जाओ। एमसीक्यू को अटैम्प्ट करने का मतलब होता है उसमें पीवाईक्यू भी आपने इंक्लूड कर लेने हैं। पीवाईक्यू को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वही आपका सबसे रिलायबल गाइड है जो आपको ये बताने वाला है कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन कौन से थीम बार बार रिपीट हो रहे हैं, किसको वो टारगेट कर रहा है। आपका ना एक माइंड की कंडीशनिंग होने लगती है पीवाईक्यू को साथ में सॉल्व करते करते। सो आप जब पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होते हो तो मान के चलो आप एमसीक्यू ही सॉल्व कर रहे हो, तो पीवाईक्यू वाला पार्ट तो निगलेक्ट ही नहीं करना। जब पीवाईक्यू अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं, शिफ्ट टू द एमसीक्यूज, फिर एमसीक्यू की तरफ जाते जाओ। इस एग्ज़ाम के लिए आप एक चीज़ समझ के चलना कि अभी तक जितने एनटीए के साइकिल्स आए हैं ना, उसमें एक चीज़ हमें देखने को मिलती है कि 30-40 क्वेश्चन जो होते हैं वो पीवाईक्यू वाले थीम से रिपीट होते हैं। थीम से, ये याद रखना आप। तो डायरेक्टली होते हैं, इनडायरेक्टली होते हैं, लेकिन थीम वो पीवाईक्यू वाले ही उठा रहा है। कभी कभी डायरेक्टली पीवाईक्यू ही आ जाता है और कभी कभी पीवाईक्यू वाला थीम आ जाता है, यानी उस टॉपिक के अराउंड जो क्वेश्चन बन रहे थे उसने उसी के अराउंड ही क्वेश्चन पूछा है, तो इसलिए पीवाईक्यू एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो जा रहा है और रोट लर्निंग पे जो है ज़्यादा फोकस हो रहा है, चीज़ों को मेमोराइज करना है, तो फैक्ट शीट्स अपनी बनाकर रखिए। वैसे तो मैंने अपने कोर्स में फैक्ट शीट प्रोवाइड करा रखी है, हमने टेलीग्राम जो एजुसीकर क्विज ग्रुप है हमारा, उसमें भी फ्री फैक्ट शीट दे रखी है, पेड भी है, सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है। और मैं मान के चलता हूँ स्टूडेंट अपनी फैक्ट शीट खुद भी बनाते हैं, क्योंकि वो जब नोट्स बना रहे होते हैं वो फैक्ट्स ही तो लिख रहे होते हैं, वो आपके नोट्स जो हैं वो आपकी अपनी फैक्ट शीट है, तो आप उससे भी पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं यूनिट्स को कैसे आपने प्रायोरिटाइज करना है। एक शॉर्ट वे में हम समझ लेते हैं, क्योंकि हर यूनिट की इक्वल वेटेज आ ही नहीं रही है, तो हमारी प्रेपरेशन भी ऐसी होनी चाहिए, प्रायोरिटी बेस्ड होनी चाहिए। आप क्या करना है, पहली प्रायोरिटी में ये यूनिट कवर करने हैं। एक तो यूनिट 1, यूनिट 2 और इसके साथ यूनिट 5 और यूनिट 7, इसको अच्छे से कवर करना है। और अपने आप में ये कंसेप्चुअल और फैक्चुअल यूनिट भी हो जाते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल थॉट आपका कोर है पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट्स का। और इसके बाद जब यूनिट 5 और यूनिट 7 तक पहुंचोगे, ये अपने आप में फैक्ट्स ही फैक्ट्स है। और क्या है यूनिट 5 और यूनिट 7 में, वो फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछ रहा है। सेकंड प्रायोरिटी पे आइए, जब आपके पहली प्रायोरिटी जो वाले यूनिट जो है अच्छे से कवर किए हैं आपने, फिर सेकंड पे आइए, फिर यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 6 और यूनिट 9 पे काम करना शुरू कर दीजिए। और फाइनल और थर्ड प्रायोरिटी जो आपने रखनी है वो है यूनिट 8 और यूनिट 10 को। यूनिट 8 और यूनिट 10 में से आपको मैंने बताया है जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे हैं उसको ही देख लीजिएगा, वही बहुत बढ़िया होगा। सुकून से आप रह पाओगे 60 दिन में अगर आप मेरी ये गाइडेंस को फॉलो करते जाओगे। कुछ रिसोर्सेज है जो आपने रिवाइज करने हैं, डेली बेसिस पे करने जरूरी हो जाते हैं। पॉलिटी के आर्टिकल्स हो गए, बुक ईयर्स हो गए और उनके ऑथर्स होंगे, ट्रीटीज़ होगी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है आपने इसको समझना है। हेवुड के बॉक्सेस हो गए, उनकी पॉलिटिक्स और ग्लोबल पॉलिटिक्स वाली बुक होगी, तो वहाँ से आपने कवर करना है। लक्ष्मीकांत के बॉक्सेस होंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का, ये सारी चीज़ें उसमें कवर करना है। लक्ष्मीकांत के बॉक्सेस मतलब जो इंडियन पॉलिटी में बॉक्सेस वाली इन्फॉर्मेशन है वो बहुत पूछी जा रही है आजकल। अपने शॉर्ट नोट्स जो है वो भी रिवाइज करते जाना, ये डेली का प्लान होना चाहिए। इसको स्मॉल पोर्शन में आपने रिवाइज करना है। और आपने कैसे रिवाइज करना होता है कि रिवाइज करने का मतलब ये नहीं है कि ये जितनी चीज़ें लिखी हैं ये सारी की सारी चीज़ें डेली रिवाइज करनी है, नहीं। आपने एक दिन बना लिया शेड्यूल कि आज मैं पॉलिटी के आर्टिकल्स जो हैं उसमें से कम अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स होते हैं ओरिजिनली, और उसमें से मैं 100 आर्टिकल्स जो हैं वो मैंने अच्छे से याद करने हैं, तो एक दिन निकाल लो कि 20 आर्टिकल मैंने अच्छे से याद करने हैं। और वो कौन से हो सकते हैं, वो फंडामेंटल राइट डीपीएसपी वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में वो आ जाते हैं। ऐसे आप शेड्यूल बनाते जाओ। एक दिन निकाल लो कि मैंने बुक ईयर्स एंड ऑथर्स निकालने हैं। हमारी फैक्ट शीट में भी हमने ये सारी चीज़ें दे रखी है, आपको कहीं ना कहीं से और भी मिल रखी होंगी, आपने खुद भी बना रखी होंगी। एक दिन इस पर टाइम स्पेंड करना है, एक दिन ट्रीटीज़ पे करना है, ऐसे आप कर सकते हो और इनको रिवाइज करते जाना। ये पार्ट एक ऐसा पार्ट है जिनको जब पेपर फैक्चुअल आता है तब आपके ये बहुत काम आने वाला है, क्योंकि रिसेंट एग्जाम तो फैक्चुअल आ रहे हैं, आने वाले टाइम पर भी अगर फैक्चुअल आता है तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। कंसेप्चुअल चीज़ें तो अंडरस्टैंडिंग में बिल्ड हो जाती है, वो तो इम्प्रूव हो जाती है वहाँ पर, वो तो एग्जाम के टाइम पर आपके जो कंसेप्ट समझ होंगे वहाँ पर जाकर आपको एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। लेकिन फैक्चुअल चीज़ें जो है वही तंग करती है, इसलिए उसको डेली रिवीजन में पार्ट एंड पार्सल में अपने हिसाब से शेड्यूल में ऐड कीजिए और करना है। स्टडी जो आपने करनी है ना
उसकी डिवीज़न भी बना लो। 3 तरह से आपने स्टडी करनी है। पार्ट 1 में 40% जो हिस्सा है वो कवर करने की कोशिश कीजिए। आप लेक्चर्स अटेंड कीजिए, कोई कोर्स से कर रहे हैं कोर्स से कीजिए, ठीक है, चाहे हमारे ब्रह्मास्त्र कोर्स से कर रहे हैं वहाँ से कीजिए। और यूट्यूब की वीडियोज़ का भरमार पड़ा हुआ है, पता नहीं कौन सा टॉपिक होगा जो नहीं कवर हुआ होगा, तो वहाँ से कवर कर सकते हैं। और इसके साथ जब आप वीडियोस देखते हो अपने नोट्स बना सकते हो। एक तो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम पता क्या होती है, वीडियोस देखते देखते वो क्या करते हैं, लंबे लंबे नोट्स बनाने लगते हैं, हर पॉइंट जो वीडियो में बोला जा रहा है वही लिखने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना होता है। अगर वीडियो में आपको 7-8 पॉइंट्स दिख रहे हैं एक स्लाइड में, तो उसको उसमें से आपने पिक करना होता है, सिर्फ 1 या 2 पॉइंट्स हैं जो काम के होंगे, और बाकी की चीज़ें हैं कंसेप्चुअली और अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है। उसमें सिर्फ आप सीखो, लर्न करो, लिखो मत। ये नोट्स लेने भी आने चाहिए, नहीं तो आप एक वीडियो जो होती है ना 30 मिनट्स की, उसको पॉज कर करके नोट्स बनाने के चक्कर में 2 घंटे 30 मिनट्स की वीडियो को ही लगा रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। ऐसे नहीं करना। अगर आपको नहीं शॉर्ट नोट्स बनाने आ रहे हैं, नहीं लेने आ रहे, स्टॉप मेकिंग योर ऑन नोट्स। कहीं से बने बनाए नोट्स ही पढ़ना शुरू कर दो, अपने मत बनाओ, टाइम मत वेस्ट करो। पार्ट 2 जो 2 है आपका हिस्सा डिवीज़न में, 35% हिस्सा इस चीज़ का है और इसको आपने बहुत ही सीरियसली लेना है। ये 35% की वेटेज है, लेकिन ये नहीं है कि इसको सीरियस नहीं लेना है। इसमें अपने नोट्स और जहाँ कोई भी नोट्स आप जिससे भी पढ़ रहे हो, डेली रिवीजन जो है उसके करनी शुरू कर दीजिए। PYQ साथ में सॉल्व करते जाना है। अगर आपने PYQ अभी तक ढंग से सॉल्व किए ही नहीं है तो भाई करो। PYQ पे तो मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ, करना ही पड़ेगा। और इसके साथ जब PYQ सॉल्व कर रहे हो, उससे आपको पता चल रहा है कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। कुछ मैंने ट्रेंडिंग में बता दिए, वो टॉपिक्स आपने सबसे पहले करने हैं, उनकी तरफ पहले जाना है, उनको अच्छे से रिवाइज करना है और कंसोलिडेट करना है। पार्ट 3 जो 25% रह जाएगा वो आपका एप्लीकेशन पार्ट है, कि आपने चीज़ें पढ़ रही है, चीज़ें आप याद कर रहे हो, अप्लाई करने का टाइम आ गया है। MCQ सॉल्व कीजिए, MCQ नहीं है तो PYQ सॉल्व कीजिए। कोई सेट उठा लीजिए, पुराना साइकिल उठा लीजिए, वहाँ से सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, तो ये भी एक वे है। तो जब आपने PYQ सॉल्व कर लिए हैं और अगर आप और MCQ सॉल्व करना चाहते हो तो कोई भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो है कहीं से भी उठा सकते हो। डिफरेंट साइकिल के पेपर उठा सकते हो, ठीक है, वहाँ से एक पेपर ले लिया और उसको एक 1 गो में देकर टाइम मैनेजमेंट के साथ कि मैंने इतने घंटे में इसको कवर करना है। अगर एग्जाम में आप पेपर 2 को 2 घंटे देते हो तो रियल टाइम में जब घर पे बैठ के आराम से पेपर दे रहे हो, लाइब्रेरी में बैठ के कोशिश कर रहे हो, उसको 1.5 घंटे में ख़त्म करने की कोशिश करनी है, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर ज़्यादा होता है और वो प्रेशर का माहौल आपको अपने घर पे या लाइब्रेरी में तभी मिलने वाला है जब आप उसका टाइम कम कर दोगे। आप फुल लेंथ टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। हमारी फ्यूचर प्रोफेसर टेस्ट सीरीज़ जो है वो तो चल ही रही है। CUET PG वाली टेस्ट सीरीज़ भी जो है, क्योंकि 1 लाइनर से क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं, तो CUET PG वाली भी पॉलिटिकल साइंस की उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आने वाले टाइम पर नई टेस्ट सीरीज़ भी आने वाली है, आप उसको लेटर ऑन भी ज्वाइन करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए तब तक PYQs वाला तो अपना पार्ट ख़त्म कर ही रखो। अब आपका मेजर सवाल जो ये है कि टेस्ट और PYQs अटैम्प्ट कैसे किए जाते हैं, MCQs कैसे किए जाते हैं। जब भी आप MCQ सॉल्व करते हो, PYQ सॉल्व करते हो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगर आंसर आपने उसका ठीक दे दिया, बस आप निकलिए आगे, आपको वो क्वेश्चन अच्छे से आता था। लेकिन अगर आंसर ही आप गलत दे रहे हो, उसकी एक्सप्लेनेशन को आपने अच्छे से देखना है, उनमें से 1-2 लाइन के नोट्स अपने तैयार कर लेने हैं, रेगुलरली जो है रिवाइज करते जाना है अपने इसी नोट्स को। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और अगर कोई कंसेप्ट नया आ गया था सॉल्व करते करते, कभी सुना ही नहीं इसके बारे में, तो तब उसकी नोट्स को रेफ़र कीजिए कि ये नोट्स में लिखा होगा। जो भी आपके पास नोट्स नहीं है तो आपको वो इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी और उसको लिख लेना है, तो ये आप कर सकते हो। इसमें एक याद रखना, इसमें ट्रैप में मत फंस जाना। ये 3rd वाली जो मैं बात कह रहा हूँ, इसमें बहुत सारे लोग ट्रैप्ड हो जाते हैं। वो हमेशा ही नई इन्फॉर्मेशन निकालने के चक्कर में वो उस पर ही इतना फोकस करने लगते हैं कि वो ढूंढते रहते हैं इधर उधर से और रिसर्च करने लगते हैं। और जब वो रिसर्च वाली चीज़ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, वो अपना दिन का बहुत ज़्यादा हिस्सा लार्जली इसी को दे देते हैं और गवा बैठते हैं टाइम। जल्दी इन्फॉर्मेशन जहाँ से मिल सकती है, आपके सोर्सेज आपको पता होगा, वहाँ से निकालिए और आगे बढ़िए, वापस MCQ सॉल्व करना शुरू कीजिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये वीडियो का भी एंड नहीं है, बड़े रहना, मैं बहुत सारी चीज़ें अभी कंक्लूड करने वाला हूँ, समराइज़ करने वाला हूँ। आपने इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि फैक्ट शीट और PYQs को पढ़ते वक्त जो भी आप कर रहे हो, 1 लाइनर्स आपने नोट्स बना लिए होंगे, वो सोने से पहले भी पढ़ सकते हो सकता है किसी की मॉर्निंग मेमोरी बहुत अच्छी है, वो सुबह उठते ही ये सबसे पहले कर सकता है। ये डिपेंडिंग ऑन आप कैसे पढ़ते हो और आपके लिए क्या लाभदायक है। अपना किसी फैक्ट पर और किसी कंसेप्ट पर इतनी मजबूती बनानी है कि एट द एंड आप ये कह सको कि मुझे तो प्लेटो और लेनिन
रोज़ मिलने आते हैं। ये कार्ल मार्क्स, हीगल, ये क्या है, ये तो मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त ही है, क्योंकि आप इनके साथ ही उठ बैठ रहे हो, इनके साथ ही पढ़ लिख रहे हो, यही चीज़ें चल रही है। तो ऐसे होना चाहिए कि अगर किसी थिंकर को पढ़ा है और आपको अगर पूछा जाएगा कि ये थिंकर आज अगर इस सिचुएशन में होता तो उसके बारे में क्या कहता, तो आपको वो भी कहना आना चाहिए कि कार्ल मार्क्स अगर आज होते तो वो ना इस सिचुएशन के बारे में ये कहते, हीगल होते तो वो ये कहते। तो इसका मतलब है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग माशाल्लाह बहुत स्ट्रांग होगी आपकी। तो ऐसे काम करना है। टेंटेटिव रिवीजन प्लान बना लो, उसको आप देख लो कैसे करना है कि टारगेट जो है 125 क्वेश्चन का तो लेकर चलना है। जनरल कैटेगरी वालों ने तो बिल्कुल ही यही टारगेट अचीव करना है। पेपर 1 जो है 40+ क्वेश्चन उसमें से आपके ठीक होने चाहिए, वहाँ तक पहुँचना है। पेपर 2 में 85+ क्वेश्चन जो है ठीक करके आने हैं, ये आपका टारगेट है, इससे कम बात नहीं बनेगी। पेपर 1 के लिए क्या कीजिए, लास्ट 2 साइकिल के PYQ कम से कम आपने सॉल्व करके जाना ही, उससे पहले एग्जाम में बैठना ही नहीं है। और दोनों अटैम्प्ट कीजिए, यूनिट वाइज भी टेस्ट जो है अटैम्प्ट कर सकते हैं, और आप फुल लेंथ टेस्ट जो आते हैं मिक्स क्वेश्चन वाले वो दोनों कर सकते हैं, और दोनों ही हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, यूनिट वाइज और मिक्स्ड मॉक्स पेपर 1 के, तो वो भी आप खत्म करके जा सकते हैं। 50 और 60 डेज के विद इन आप पेपर 1 के लिए ये कर सकते हो कि 5-6 दिन में एक यूनिट जो है ख़त्म करना है, और उस एक यूनिट को जब आप ख़त्म कर रहे हो उस एक यूनिट में से आपने कंसाइज अपने शॉर्ट नोट्स जो है बना लेने हैं, जिसको लास्ट में जाकर आप रिवाइज करना चाहो तो वो जस्ट कुछ ही घंटों में हो जाए। कुछ घंटों में एक यूनिट नहीं हो रहा, कुछ घंटों में सभी यूनिट्स हो जाएंगे। ऐसे आपने तैयार करके जाने हैं अपने शॉर्ट नोट्स। और ज़्यादा फोकस कीजिए इस पार्ट पे, पेपर 1 के कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, डाटा इंटरप्रिटेशन। क्यों? 15 से 20 क्वेश्चन तो भाई इसी से बन रहे हैं, हर साल आ रहे हैं, हर साइकिल में आ रहे हैं, और ये ऐसे टॉपिक्स है बहुत ही स्कोरिंग है, हाई रिटर्न्स आपको यील्ड करके दे रहे हैं। आपने कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना है, इस पे कमांड रखनी है। इनका फ़ायदा पता क्या होता है? इनका फ़ायदा ये होता है कम पढ़ना पड़ता है, सिर्फ मेथड जानने हैं, प्रैक्टिस करनी है, अपने आप को ट्रेन करना है, और आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे। इसके अलावा जो 30 क्वेश्चन थ्योरी वाले होते हैं बहुत बल्कि पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, और पढ़ने के बाद जब आप पेपर सॉल्व करने बैठते हो आपको पता चलता है फिर से कोई नया पेपर 1 में नई इन्फॉर्मेशन आ गई है, ये तो मेरे पास है ही नहीं, ये जो मैंने बुक ले रखी थी उसमें नहीं है, ये जो मैंने नोट्स ले रखे हैं उसमें नहीं है, ये मैंने कोर्स लिया था उसमें नहीं है, तो फिर से वो ढूंढने चले जाओगे, इसी चीज़ करते रह जाओगे। इसीलिए 15-20 वाले ये जो है ना टारगेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं आर्ट्स वाले स्टूडेंट इस चीज़ को निगलेक्ट क्यों कर रहे हैं, नहीं करना है निगलेक्ट, इस पे आप मास्टरी हासिल कर सकते हो। बैठोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यूट्यूब से लेक्चर निकालो, हज़ारों टीचर पेपर 1 के पढ़ा रहे हैं, कोई ना कोई तो पसंद आ रहा होगा, उससे सीखो बैठ के आराम से, और इसको डेली प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पे तभी ही मास्टरी हासिल होगी। और पेपर 2 की अगर अब हम बात करें तो स्ट्रांगली फोकस करो पॉलिटिकल थ्योरी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, कंपैरेटिव, इंटरनेशनल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। ये सारे चीज़ें जो है बहुत काम आने वाली है। इनके जितने यूनिट्स मैंने आपके बताए हैं, फुल वीक जो है रिवीजन कीजिए इस यूनिट्स की, और आप कोशिश कीजिए कि जो PYQ आप सॉल्व कर रहे हो वो 2018 से लेकर 2025 तक है, उसको तो पहले आपने सॉल्व करना है, और उसको रिवर्स ऑर्डर में कीजिए। पहले जो नए पेपर्स हैं जो 25 जैसे जून वाला या दिसंबर 2024 वाला, उसको सॉल्व करना शुरू कीजिए और पीछे पीछे बढ़ते रहिए। 25-30 पेज जो है शॉर्ट नोट्स बुकलेट जो है सारे यूनिट कवर कर रहे हैं, उसको बना लीजिए पर यूनिट के हिसाब से। ये 25-30 पेज जो है आपके बहुत काम आने वाले हैं। लास्ट में जब ने आपने रिवाइज करना है तो ऐसा ना हो आपके पास जो अपने बनाए हुए नोट्स है वो 300 पेजेस के हो गए, वो नहीं कर पाओगे। 25-30 पेजेस आपको टारगेट दिया जा रहा है, उस हिसाब से ही आपने लिखना है, सो डैट सारे यूनिट लास्ट मिनट में बार बार रटने, बार बार कंसोलिडेट करने, आप उसको कर सकते हो। 25-30 से नहीं हो रहा, हैंडराइटिंग ऐसी है, चीज़ें ऐसी है, 40-50 तक पहुंचो, इससे ज़्यादा मत करना भाई। और फैक्ट्स जो है अपनी अपडेट करो अच्छे से, बुक्स, ऑथर्स, थ्योरीज, मूवमेंट्स, उनके जर्नल्स, ये सारी चीज़ें उसमें लिख कर रखो। पार्टीज, टीटीज, आर्टिकल, सम्मिस, ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिसीज, काम करो इनमें। 30-40 मिनट डेली लगाओ पॉलिटी IR को लेकर, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बन रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा ये फैक्चुअल यूनिट है, और इससे ही आपकी स्कोर जो है धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। अब मैं बात करता हूं कुछ फ्री रिसोर्सेज की जो हमने दे रखे हैं, एक भी खर्चा नहीं होगा, जेब से एक भी पैसा नहीं जाएगा। इंटरनेट है,
यूट्यूब खोलो, आप सबसे पहले तो लास्ट 5 साइकिल का हमारा एनालिसिस कर लो। फ्री पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल रखी होती है, कंप्लीट सोल्यूशन है, यूनिट वाइज ट्रेंड एनालिसिस सारे हमने कर रखे हैं। एनटीए कहाँ से क्वेश्चन पूछ रखा है, सोर्सेज भी हमने दे रखे हैं। पीवाईक्यू का आपको एनालिसिस करना ही ना पड़े इसलिए हम बैठ के एनालिसिस कर देते हैं। और जून 2025 वाली वीडियो भी आने वाले दिनों पे आने वाली है। फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, निकालिए, पढ़ना शुरू कीजिए। टेलीग्राम क्विज ग्रुप जो है फ्री है भाई, ज्वाइन कीजिए। एजुसीकर क्विज लिखिए टेलीग्राम में जाकर, और आपको क्या क्या नहीं मिलने वाला है उसमें, एमसीक्यू यूनिट वाइज मिलने वाले हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों मिलने वाले हैं। डिटेल सोल्यूशन हमने दे रखे हैं। पोलिंग फीचर बेस्ड एमसीक्यू है, सॉल्व भी कर सकते हो क्लिक करके, ठीक है। और उसकी कंपाइल्ड पीडीएफ भी दे रखी है भाई, 250 क्वेश्चन थे एमसीक्यू के, ऐसे मिल जाएंगे। रीनेट एमसीक्यू भी हमने करवाए थे, 150 क्वेश्चन, वो मिल जाएंगे। फैक्ट शीट 27 पड़ी हुई है, वो मिल जाएंगे। कल ही हमने उसमें गवर्नेंस वाली फैक्ट शीट ऐड की है, वो देख कर आइए। नई नई चीज़ें ऐड हो रही है, ये तो डाटा पुराना है जो मैंने किसी स्लाइड से निकाला है। 600 क्वेश्चन जो है मॉक क्विजेज होंगे, कितने सारे क्वेश्चन उसमें हो रखे हैं, वो क्विज भरमार है अपने आप में। एमसीक्यूज का, पीवाईक्यूज का, फैक्ट शीट का, बैठिए सॉल्व करके आइए। और 1000 एमसीक्यूज जो हैं उसमें से, और 100+ फैक्ट्स जो है उसमें से निकल आएंगे। जेरा बूस्टर की सीरीज है, 100 एमसीक्यूज होते हैं इस वीडियो में। इसकी पीडीएफ भी फ्री दे रखी है हमने, जाइए लिखिए जेराफ एग्जाम बूस्टर जो है एजुसीकर के द्वारा, ठीक है, मिल जाएगी। 3 वीडियोज इसकी कवर हो रखी है, 300 क्वेश्चन आपको भी है। डाउनलोड कीजिए इसकी पीडीएफ, सॉल्व कीजिए। एलटीएम सीरीज कंसेप्चुअली, अगर आप सीरियस हो पेपर को लेकर, कॉन्सेप्ट्स पे काम करना चाहते हो, अपनी कंसेप्चुअल नॉलेज को क्वेश्चन करना चाहते हो, तो ये दिमाग हिलाने वाली सीरीज होती है, ठीक है। काफ़ी इसमें हाई लेवल के और टफ क्वेश्चन जो है ऐड किए जाते हैं, जो आपको एक्चुअली आपकी स्कॉलरली कैपेबिलिटी क्या है चीज़ों को समझने के लिए, एग्जाम एक्सपर्ट बन भी पा रहे हो, नहीं बन पा रहे हो, उस हिसाब से बनिए। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं क्वेश्चन जो है एलटीएम सीरीज जैसे बनने चाहिए एनटीए, लेकिन फैक्चुअल बनाता जा रहा है। तो जब लगे कि कंसेप्चुअल चीज़ें मुझे देखनी है कैसी चल रही है एलटीएम सीरीज, इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कीजिए, फ्रीली अवेलेबल है, इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन सब कुछ मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज 2009 से 2019 हमने सब कवर कर रखा है, 10 वीडियोज है, शॉर्ट में कवर कर रखी है, उसको जाकर देख सकते हो। इसमें भी डिफरेंट यूनिट से डिफरेंट हमने क्वेश्चन कवर किए। 177 क्वेश्चन जो है आपके पुराने ओल्ड जो पीवाईक्यूज होते थे वहीं से कवर हो जाएंगे। क्रैश कोर्स और क्विक रिवीजन की सीरीज की अगर बात करें तो ढेर पड़ी हुई है भाई। आईआर की थ्योरीज का देख लीजिए, उसकी हमने 9 वीडियोस डाल रखी है। करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहती है आपको, एग्जाम से 10-15 दिन पहले करंट अफेयर्स आपको इस बार भी मिल जाएंगे। इंडियन फॉरेन पॉलिसी की एवोल्यूशन के 3 वीडियो, पॉलिटिकल थ्योरी के 8 वीडियो, 7 वीडियो फेमस कमेंटेटर के इंडियन पॉलिटी के 7 वीडियो, फॉरेन पॉलिसी के, ये टोटल मिलाकर ढेर वीडियोज है। 91 लिख रखी है, इसको मैं अगर अपडेट कर दूंगा आज के डाटा के हिसाब से जो पिछले 6 महीने में हमने कवर किया है, तो उसको लाकर ये 100+ वीडियोज़ है। ऑलमोस्ट फ्री है, क्वालिटेटिव है, आप खुद जाकर देख सकते हो। क्यों नहीं आप फ्री रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो? फिर आप कहोगे कि आ जाते हैं अपने पेड कोर्सेज बेचने। जब मैं फ्री चीज़ें बता रहा हूं तो वो भी आपने ध्यान से देखनी नहीं है, पढ़नी नहीं है। पेपर 1 को लेकर हमने क्या क्या नहीं किया है वो आप देख सकते हो, कितनी बड़ी लिस्ट है। हमने टोटल 44 वीडियो जो है कवर कर रखी है। मैराथन भी है, बूस्टर वीडियोस भी है, कंसेप्चुअल वीडियो भी है। 155 क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व करा रखे। इससे फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों नहीं इसको चैनल पर जाकर देखा है, साथ साथ में पीडीएफ जो है मिल रही है आपको। और अब हम कंक्लूड करते हैं, लास्ट 5 साइकिल में रिपीटेड टॉपिक कौन से हैं तो उसको एक बार कवर कर लेते हैं। फेमिनिज्म, इकोलॉजिज्म, डेमोक्रेसी, टाइप्स, डेलिबरेटी पे थोड़ा ध्यान दे देना। एंड्रयू हेवुड जो है उसके ग्लोबल पॉलिटिक्स के बॉक्सेस हो गए, क्रोनोलॉजी उसमें दे रखी है, उसको कवर करना है। पॉलिटिक्स वाली किताब के बॉक्सेस हो गए, थिंकर वाइज जो बॉक्सेस आते हैं उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनने हैं। ह्यूमन राइट्स की ट्रीटीज़ के, क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन जो है वो सारे आपने कवर करने हैं। आईपीटी की थिंकर की बुक हो गई, उनकी मैचिंग्स हो गई, ये सब कुछ करना है। 2 क्वेश्चन जो है हर साइकिल में से उसमें से निकल कर आ ही रहे हैं। लीड थ्योरी होगी, यूएसए के पॉलिटिकल पार्टीज, मेजर प्रेसिडेंट, उनके वर्क्स जो है एक जस्ट शॉर्ट में इसको कवर कर लीजिए। वर्ल्ड लीडर जो न्यूज़ में रह रहे हैं उनके नाम क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, ये करंट अफेयर टाइप वाला क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। नेशनलिज्म में यूरोपियन, नॉन यूरोपियन के साथ साथ नेशनलिज्म की थ्योरीज और उनके थिंकर जो है वो कवर करने। वीडियो चैनल पर पढ़िए, फ्री आप देख सकते हैं। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, हेडक्वार्टर क्या है, टोटल मेंबर क्या है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब सार, गेजियान ऐसे वाले हो गए। यूनाइटेड नेशन इंपॉर्टेंट, हर चीज़ उसकी कवर करके जानिए। इंडिया फॉरेन पॉलिसी में क्रोनोलॉजी कवर कीजिए, यानी जो ट्रीटीज़ की क्रोनोलॉजी है उसकी वीडियोस डल रखी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको जाकर भी देखिए। और पाकिस्तान, चाइना, यूएसए, रशिया के साथ जो मेजर ईयर्स है उनको आपने फोकस करना है। इंडिया यूएसए के जो मेजर पैक्ट्स हैं साइन हुए हैं और ख़ास करके 2002 के बाद हुए हैं, उनकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। सार्क के साथ और नेबरहुड के साथ जो रिलेशन है, मेजर इवेंट्स हो रखे हैं, कवर कीजिए। इंडियन पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और आर्टिकल्स मैच करने आने चाहिए आपको।
लोकसभा राज्यसभा की सीट्स आपको पता होनी चाहिए। जो टॉप 5 स्टेट्स हैं उनको कवर कीजिए, नॉर्थ ईस्ट और यूटीज़ को कवर कर लीजिए। SC ST सीट्स रिजर्वेशन कितनी है, टॉप 5 स्टेट को कवर कीजिए, नॉर्थ ईस्ट और यूटीज़ को भी साथ में कवर कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडीज़ की बात करें तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इनके पता होने चाहिए, कब कब कौन कौन सी बॉडी बनी है, ठीक है। इनको मैच करने के लिए भी पूछा जा सकता है। और इसमें भी जो पहले 2 टॉपिक्स है बॉडीज़ वाले में, सिलेबस में जाकर देखिए, फर्स्ट 2 और लास्ट 2 वाले, उसको ध्यान से देखना है। जुडिशरी का मेजर आर्टिकल्स, रिट्स, फेडरलिज्म इन इंडिया के जो क्वेश्चन है, एस्टैब्लिशमेंट ईयर, ये सारी क्रोनोलॉजिकल कमेटी कवर करनी है। लोकल गवर्नमेंट पंचायती राज कमेटी जो है बार बार पूछी जा रही है, क्रोनोलॉजी और उनकी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, रिक्स थ्योरी होगी, इकोलॉजिकल अप्रोच होगी, मैक्स वेबर की बुक की लिस्टिंग होगी, चेस्टर बर्नार्ड के प्रिंसिपल हो गए कम्युनिकेशन के। यूनिट 10 की बात करें, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस वाला पार्ट जो है वो कवर किया जा रहा है। मेजर इवेंट्स और डेट इसमें कवर करने हैं। और आप राइट टू इन्फॉर्मेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाले ये जो एक्ट्स दे रखे हैं, इसमें जो लोकपाल, लोकायुक्त वाले आ जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपने कवर करनी है। इसके साथ नीति आयोग के कुछ बेसिक्स इनपुट जो है आधे पेज की होती है, वो बेसिक आपको पता होना चाहिए। बॉडी कब बनी, चेयरमैन, ये सारी चीज़ें जो पूछी जाती है। पब्लिक पॉलिसी में मेजर स्कीम जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप पढ़ सकते हो, और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है ये भी कभी कभी पूछ ली जाती है। लेकिन आप ध्यान रखना, पब्लिक पॉलिसीज़ में इतना गुम नहीं हो जाना कि आप डिटेल में इतना चलेंगे और बाद में चीज़ें याद भी नहीं रहेगी। मनरेगा जो है उसका एस्टैब्लिश ईयर, कब एक्ट आया, ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है याद रखनी है। नेक्स्ट जो 50-60 डेज़ हो गए, आपका टारगेट यही होना चाहिए। कंसेप्चुअल क्लैरिटी हर यूनिट्स में आनी चाहिए। मटेरियल को कंसोलिडेट करना शुरू कर दो, यानी जो आपके पास चीज़ें रिसोर्सेज है बार बार पढ़ के उसको कंसोलिडेट करना है, भूलना नहीं है। इन्फॉर्मेशन वो अच्छी है जो आपके साथ देर तक चले, वो अच्छी नहीं है जो भूल गई और आपका साथ छोड़ गई है, तो उस चीज़ पे काम करना है। शॉर्ट नोट्स जो हैं उसको कवर कीजिए, कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कीजिए अपने बनाए हुए। PYQ रिपीटेड थीम्स के साथ फेमिलियरिटी होनी चाहिए। बॉक्सेस बार बार बता दिया है वो पढ़ने हैं। और जो फाइनल 30 डेज़ आपके बच जाएंगे उसमें रिवीजन फोकस्ड ही हो जाना, और सिर्फ हर रोज़ रिवीजन ही करना है। उसमें आपने नई चीज़ें पढ़नी छोड़ देनी है। रिवीजन वही चीज़ होती है जो पढ़ चुके हैं उसको दोबारा पढ़ रहे हो, ये होती है रिवीजन। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाली है, इस पे आप काम कीजिए। और लास्ट मिनट जो कंसोलिडेशन आपकी चलेगी, जो विद इन 15 डेज जब एग्ज़ाम से बचेंगे, तब तक एग्ज़ाम की डेट जो है डिक्लेयर हो जाती है। उसमें अगर किसी ने ग्राउंड वर्क ही नहीं पीछे किया तो वो 15 दिन में कुछ नहीं करने वाला है। तो 15 दिन में वही काम करेगा जो ये 60 डेज़ में ग्राउंड वर्क बनाकर साथ में चलकर आया था, और जो जो चीज़ें मैंने बताई है वैसे वैसे उसने कर ली है। अब वीडियो को फाइनल कंक्लूड करने जा रहा हूँ। कोई भी स्ट्रेटजी अपने आप में परफेक्ट नहीं होती है, ठीक है। जो भी आपको ठीक लगता है वो कीजिए, एक्सपेरिमेंट करते रहिए। आप देखिए सबसे ज़्यादा इनपुट कहाँ से, आउटपुट कहाँ से निकल कर आ रही है, एफिशिएंसी कहाँ से इंक्रीज़ हो रही है, कम टाइम पर कितना इफेक्टिवली उस टाइम को यूटिलाइज कर पा रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने लिए देखिए क्या काम करता है, उस पर फिर काम कीजिए। एक प्लान बनाइए और वीक एरिया पे काम करना शुरू कीजिए। और इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम माहौल में सेल्फ डिसिप्लिन जैसी चीज़ें काम आएगी, फोकस्ड स्ट्रेटजी काम आएगी। आप ही अपने आप को बचाने वाले हो, इसमें कोई और निकालने या बचाने आपको नहीं आने वाला है। जितना हार्ड वर्क कर सकते हो कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए, अपने प्रिपरेशन को जो है ट्रस्ट कीजिए, राइट एफर्ट्स लगाइए, सक्सेस जो है आपको मिलेगी। मेंटल हेल्थ पे भी आपने काम करना है। ऐसे नहीं होना कि प्रेशराइज होकर बैठ गए हो, सारी चीज़ों को लेकर इतना स्ट्रेसफुल हो गया है कि पढ़ा ही नहीं जा रहा। नहीं, फिर आपने किताबें बंद करनी है। सबसे पहले माइंड को रिलैक्स करना है, फ्रेश करना है। कोई भी चीज़ आपको फ्रेश कर सकती है, मे बी म्यूज़िक, मे बी वॉकिंग, एक्सरसाइज, खाना कोई अपनी मर्जी का, कुछ भी जो भी करना चाहते हो, या मूवी देखनी है, ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में। क्या करनी है, आपको क्या पसंद है वो कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। अपने आप को रिलैक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ही अपने आप को एक्टिव करना ज़रूरी होता है, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी अपने आप को रिलैक्स करना ज़रूरी होता है। फाइट और फ्लाइट मोड के बीच में शिफ्ट होना आपका काम होता है, लेकिन वो बैलेंस बनाकर चलना है, नहीं तो आप डूब जाओगे, आप गुम जाओगे। आप गुम जाओगे तो हो सकता है फ्यूचर सोसाइटी जो है एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट एक्सपर्ट, एक बहुत अच्छा टीचर, एक बहुत अच्छा स्कॉलर गवा बैठी है। तो नुकसान आप होने मत देना, ना अपना ना किसी का। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही आने वाली वीडियो सीरीज़ में।